जय हिंद फ्रेंड, इंडिया प्राइड में आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड्स, यहाँ पे देखिए यूजीसी नेट यूनिट 6 हिंदी उपन्यास विधा से संबंधित यूनिट है। आपके पाठ्यक्रम में जो है परीश्वरनाथ रेणु द्वारा रचित पहला आंचल उपन्यास लगा हुआ है। रेणु जी जो है, इनका जन्म 4 मार्च 1921 को औराही हिंगना नामक गांव जिला पूर्णिया बिहार में हुआ था और 42 ईस्वी के स्वाधीनता संग्राम में इन्होंने एक प्रमुख सेनानी की भूमिका निभाई थी। इनके साहित्य में दमन और शोषण का विरोध नजर आता है। 11 अप्रैल 1977 को इनका निधन हुआ, यानी 21 में जन्मे थे और 77 में इनका निधन होता है। मैला आंचल की रचना के बाद इन्हें विशेष प्रसिद्धि मिली। तिवारी के शब्दों में देखें तो रेणु को हिंदी का सर्वश्रेष्ठ आंचलिक उपन्यासकार माना जा सकता है। इनका पहला उपन्यास मैला आंचल इनकी ख्याति का आधार बना। रेणु ने उपन्यास की भूमिका में ये बात लिखी है कि ये है मैला आंचल, एक आंचलिक उपन्यास। कथानक ही पूर्णिया का है। पूर्णिया बिहार राज्य का एक जिला है। इसके एक ओर अगर पूर्णिया आप देखें तो ये पूरा प्लेस है, तो पूर्णिया के एक ओर कह रहे हैं कि नेपाल है, एक ओर देखें तो नेपाल है, दूसरी ओर उसके देखें तो पाकिस्तान है और पश्चिम बंगाल। तो पाकिस्तान, पश्चिम बंगाल एक तरफ नेपाल। विभिन्न सीमा रेखाओं से इसकी बनावट मुकम्मल हो जाती है। जब हम दक्षिण में जाते हैं तो संथाल परगना और पश्चिम में मिथिला की सीमा रेखा है। तो दक्षिण में संथाल, पश्चिम में मिथिला की सीमा रेखा है। मैंने इसके एक हिस्से के गांव को पिछड़े गांव का प्रतीक मानकर इस उपन्यास का कथा क्षेत्र बनाया है। ये कॉन्टेक्ट नंबर है, जो भी पढ़ना चाहे यहाँ से संपर्क कर सकते हैं। अब यहाँ पे देखिए, कहते हैं कि हिंदी में रेणु जो है एक आंचलिक उपन्यासकार के तौर पे स्वीकार किए गए हैं और संपूर्ण उपन्यास को देखें तो 2 खंडों में बांटा गया है। पहले खंड में कुल 44 अध्याय और दूसरे में कुल 23 भाग है ना। तो ये चीज हमें ध्यान रखना है कि कुल मिला के कितने हैं। 44 पहले में है, 23 दूसरे में है। तो 67 जो है अध्याय में बटा है। पार्ट पूछा गया था पिछले एग्जाम में, कितने कितने अध्याय में बटा है। तो 44 हो गया और 23 भाग हो गया। उपन्यास में देखिए तो बिहार के पूर्णिया जिले के मेरीगंज की कथा। गांव का नाम क्या है? मार्टिन। तो मार्टिन नाम कैसे जो गांव का नाम है, वो ये नाम जो है मार्टिन, जो अंग्रेज था यहाँ पे, उसके द्वारा दिया गया था। उसकी पत्नी का नाम था मेरी। मेरीगंज कैसे हुआ? बिहार के पूर्णिया जिले में गांव जो मेरीगंज की कथा है, गांव का ये नाम मार्टिन नामक अंग्रेज द्वारा दिया गया है, जिसकी पत्नी का नाम मेरी था। गांव में कौन कौन है? गांव में राजपूत है, ब्राह्मण है, कायस्थ है, यादव है। यानी राजपूत, ब्राह्मण, कायस्थ, यादव, इनके जातियों के बीच मतभेद भी रहता है। जातियां भी भीतर से कोलिया टोली, तंत्रिमा टोली, यदुवंशी टोली, गहलोत टोली, कुर्मा टोली, अमात्य ब्राह्मण टोली, झनुकधारी टोली, खुशवाहा छत्री टोली, रैदास टोली। मतलब ये पूरा आप गांव देखो, एक तो कौन कौन रहते हैं, पर वो गांव वाले आपस में कितने टोलियों में बटे हैं। छत्री टोली, तंतमा टोली, यदुवंशी टोली, गहलोत टोली, कुर्मा क्षत्रिय और आमाते ब्राह्मण टोली, धनुकधारी, कुशवाहा, रैदास। संथाल जाति का अपना अलग वर्ग है इसमें। संथाल आपने देखा दक्षिण में, तो संथाल जाति का अपना अलग वर्ग है। गांव में मलेरिया का अस्पताल खुलता है, जिसमें डॉक्टर प्रशांत स्वयं अपनी इच्छा से गांव वालों की सेवा के लिए आते हैं। गांव में महंत साहब सेवादास, महंत साहब सेवादास जो है गांव के मठ जो है वहाँ पे रहते हैं और उनकी दासी जो है लक्ष्मी है और रामदास उनका सेवक है। तो सेवादास गांव में ही एक मठ है, वहाँ पे महंत साहब है, वहाँ पे जो दासी है उसका नाम लक्ष्मी है और महंत जो सेवादास है उनका रामदास उनका सेवक है। महंत साहब जो है वो अस्पताल खुलने पर गांव में भोज देते हैं, लेकिन जातिगत विषमताओं के कारण सभी लोग एक साथ खाना नहीं खाते हैं। इस गांव के तहसीलदार का नाम है विश्वनाथ प्रसाद। वे बाहर से गांव वालों की हिमायती बनते, लेकिन अंदर से किसानों की जमीन हड़प कर अपनी जागीर फैलाने की मंशा कौन रखते हैं? तहसीलदार साहब। गांव में एक ज्योतिषी जी है, वो गांव का जो कर्मकांडी ब्राह्मण होता है, कर्मकांड को बहुत मानता है, भविष्यवाणी करता है, वो है ज्योतिषी। बालदेव सुराज, ये कौन है? बालदेव जो है ये स्वराज का स्वप्न, यानी सुराज मतलब स्वराज। उस समय में आज़ादी नहीं मिली। ये वैसे देखिए 1954 में लिखा गया था, लेकिन स्वराज की बात जो ये है, लगभग आसपास के समकालीन जो भी चीज़ें घट रही थी, तो बालदेव चाहता वो स्वराज का सपन लिए कांग्रेस का कार्यकर्ता बनता है। वो महात्मा गांधी का भक्त है। मठ की लक्ष्मी बालदेव जो है, ये बालदेव जो स्वराज का सपना उनके प्रति आकर्षित है। यहाँ पे एक है कालीचरण।
जैसे बालदेव स्वराज का सपना लेके कांग्रेसी कार्यकर्ता बनते गांधी जी के वक्त, ऐसे गांव में एक कालीचरण है। कालीचरण पहले बालदेव का चेला हुआ करता था, इसी बालदेव का यानी स्वराजी वाले का। लेकिन बाद में वो कम्युनिस्ट सोशलिस्ट पार्टी का कार्यकर्ता बन गया और गांव के दलित वर्गों के लोगों और किसानों को अपने अधिकारों के प्रति जागृत करने का काम करने लगा। उसका मार्ग हिंसक है जबकि बालदेव का अहिंसक है, क्योंकि वो गांधीवादी रास्ता। पहले कालीचरण भी उसके साथ रहता, उसको फॉलो अप करता, लेकिन नहीं है, वो रास्ता अपना बदल दिया है। बालदेव कालीचरण की कार्यशैली का विरोध करता, हिंसक रास्ते का विरोध करता, क्योंकि गांधीवादी है। गांव के ठाकुर राम कृपाल सिंह है, लेकिन उनका इतना ज्यादा प्रभाव नहीं है। राजपूत जो है वो शिव शक्कर सिंह का बेटा हरगौरी विश्वनाथ प्रसाद के बाद यानी विश्वनाथ तहसीलदार है। गांव के ठाकुर रामकृपाल सिंह है और राजपूत टोला में शिव शक्कर सिंह है, उनका बेटा हरगौरी है। तो जो विश्वनाथ के बाद अगर देखें तो नया तहसीलदार कौन बनता है, वही बनता है, स्वभाव से बड़ा उग्र है। गांव में संथाली आदिवासियों की जमीन हड़पने के प्रयास में ही वो तीरों से मार दिया जाता है। तो यहाँ पे शक्कर सिंह जो राजपूत टोला का, उनका लड़का हरगौरी है। अस्पताल के डॉक्टर जो प्रशांत है, उनको तहसीलदार विश्वनाथ की बेटी जो है कमली का इलाज करने आते हैं, उससे प्रेम हो जाता है। डॉक्टर प्रशांत पूर्ण समर्पण भाव से गांव के लिए काम करते हैं, मलेरिया और काला बुखार को ठीक करने की दवाई करते हैं। गांव वाले उनसे प्रसन्न हैं। गांव में विविध मसलों को सुलझाने के लिए बैठने वाली पंचायतों में छोटी जाति वाले लोगों का भी जो है सहभागी बनने के लिए कालीचरण अपना पक्ष रखता है। विरोध के बावजूद कुछ उच्च जाति वाले लोग उसका समर्थन करते हैं। बालदेव और बावन दास यानी स्वराजी बालदेव और जो बावन दास भी कट्टर कांग्रेसी कार्यकर्ता और बालदेव का मित्र है, क्योंकि बालदेव भी महात्मा गांधी को मानने वाले कांग्रेसी कार्यकर्ता है, तो बावन दास भी उसी में है। मिलकर ये लोग बावन दास और बालदेव ये लोग मिलकर गांव में एक चरखा सेंटर डालते हैं, क्योंकि एक समय गांधी जी का आप देखेंगे तो चरखा सेंटर वो आके अपना खुद का ही कपड़ा बनाओ, स्वदेशी माल का प्रयोग करो। तो बावन दास जो है वो गांधी जी का भक्त है। समय के साथ गांव में कम्युनिस्ट पार्टी की गतिविधियां भी तेज होने लगती, कालीचरण उधर शिफ्ट हो गया। गांव के लोग भी उसी प्रकार अधिक आकर्षित होते उधर। कांग्रेस के भीतर स्वार्थी लोग अपना प्रभाव जमा लेते, परिणाम स्वरूप बालदेव और बावन दास का वहां से मोहभंग। यानी इतना काम बावन दास और बालदेव जीवन भर करते हैं, लेकिन बाद में पता चलता है कि जो और कार्य करता है उन्होंने अपना उल्लू सीधा किया है और इन लोगों का कोई इज्जत नहीं वहाँ। बावन दास जो है बालदेव से कहता है कि भारत माता रो रही है। बावन दास कहता है भारत माता रो रही है बालदेव से, जार जार हो रही है। उन्हें स्वराज का सपना झूठा सा लगता है। डॉक्टर प्रशांत को साजिश कर झूठी साम्यवादी सरकार के उसमें हिमायती बताकर जेल भिजवा दिया जाता है। कमली डॉक्टर प्रशांत से गर्भवती हो जाती है। इसी बीच देश को आज़ादी भी मिलती है। आज़ादी का जश्न मनाया जाता है। समय के साथ सोशलिस्ट पार्टी में भी स्वार्थी लोग आ जाते हैं। कालीचरण का वहां से मोहभंग, यानी बावन दास और बालदेव का कांग्रेस कार्यकर्ता होने के बावजूद इतना एफर्ट देने के बाद यहाँ से मोहभंग हो जाता है और कालीचरण वहाँ कम्युनिस्ट पार्टी में जो काम करता है उसका वहाँ से मोहभंग हो जाता है। पूर्व साम्यवादी कार्यकर्ता और डकैत, पहले का साम्यवादी कार्यकर्ता और डकैत चलित्र कर्मकार से संबंध जोड़कर कालीचरण को जेल में डाल दिया जाता है। ये चलित्र कर्मकार से जुड़ा हुआ है, इसको भी जेल में डाल दिया जाता है और प्रशांत को भी डाला जाता है, लेकिन वहाँ जेल से वो फरार हो जाता है। कौन? कालीचरण। इसी बीच महात्मा गांधी की हत्या हो जाती है। बालदेव अपना मानसिक संतुलन खो बैठता है। बावन दास जीवन से निराश हो जाता है। उन दोनों को लगता है जैसे उनके साथ नियति ने छल कर दिया। देश का विभाजन हो जाता है। सीमा पर कुछ दलालों के कालाबाजारी के सामान की गाड़ियां रुकवाने के प्रयास में यानी प्रयत्न में बावन दास की हत्या कर दी जाती है और लक्ष्मी और बालदेव साथ साथ रहना शुरू कर देते हैं। लक्ष्मी और बालदेव। अंत में डॉक्टर प्रशांत जेल से छूट जाता है। वो अपनी मित्र ममता के साथ मेरीगंज पहुंचता और कमली तथा अपने बच्चे को स्वीकार करता है। मतलब घटना अगर देखो तो मेरीगंज गांव में मलेरिया अस्पताल की स्थापना होना है। अलग अलग टोले में सब बटे हैं, चाहे राजपूत, कायस्थ, ब्राह्मण, यादव, संथाल। ब्राह्मण टोली द्वारा अंग्रेजी अस्पताल का विरोध होता है कि नहीं होना चाहिए। उसमें ज्योतिकी काका भी अव्वल दर्जे के हैं। महंत साहब सेवा और दासी लक्ष्मी के संबंध तथा सेवा दास के वृत्त, तो फिर रामदास का महंत बनना। बालदेव और लक्ष्मी के बीच प्रेम होता है, बालदेव और लक्ष्मी का प्रेम। बालदेव और बावन दास का स्वराज का स्वप्न और फिर भंग हो जाना। ब्राह्मण ज्योतिकी द्वारा गांव में अनर्थ की भविष्यवाणी करना। गांव में अंधविश्वास की गहरी जड़ें होती हैं। तहसीलदार विश्वनाथ प्रसाद की बेटी कमली और डॉक्टर प्रशांत के बीच प्रेम। गांव वालों द्वारा पार्वती माँ को डायन समझना। कालीचरण द्वारा संथालों यानी आदिवासियों को विद्रोह के लिए तैयार करना। विद्रोह की लड़ाई में राजपूत हरगौरी का मारा जाना। ये कुल मिला के 44 यानी टोटल 67 है, तो 44 में इतना काम
और गौरी को मारा जाना, संथाल को वो करना, सारी चीज़ें होती हैं। दूसरे में देश को अंग्रेजों की गुलामी से आज़ादी मिल जाती है, भारत पाकिस्तान का विभाजन होता है, महात्मा गांधी की हत्या होती है। कालीचरण गांव के चरखा सेंटर की मास्टरनी मंगला देवी, तो कालीचरण जो है कम्युनिस्ट और ये गांव के चरखा सेंटर जो उनकी मास्टरनी मंगला देवी है, उनका प्रेम प्रसंग चलता है। जिसे बावन दास का लक्ष्मी के साथ, बालदेव का लक्ष्मी के साथ, वैसे ही कालीचरण गांव के चरखा सेंटर की मास्टरनी है मंगला देवी, उनका प्रेम। बालदेव और बावन दास का कांग्रेस पार्टी से मोह भंग हो जाना, आज़ादी झूठी और स्वराज का सपना झूठा सा लगना, हिंदू मुस्लिम दंगे होना, तहसीलदार विश्वनाथ प्रसाद की दोगली नीतियों को उजागर करना, कांग्रेस के नवनिर्वाचित स्वार्थी नेता छोटे बाबू द्वारा डॉक्टर प्रशांत को मार्क्सवादी बताकर गिरफ्तार कराना। कांग्रेस के जो नवनिर्वाचित स्वार्थी नेता कांग्रेस के छोटन बाबू, वो डॉक्टर प्रशांत को मार्क्सवादी बताते हैं, गिरफ्तार कराते हैं। ज्योतिकी जी के कहने पर हीरू द्वारा पार्वती की मां को डायन समझकर उसकी हत्या कर देना। ज्योतिकी कहता है तो हीरू द्वारा जो है पार्वती की मां को मार दिया जाता है। लक्ष्मी का मठ से अलग होना, बालदेव के साथ पत्नी के रूप में रहना, कालीचरण का कम्युनिस्ट पार्टी से मोह भंग, बावन दास का संशय की स्वराज गलत हाथों में चला गया, बावन दास की हत्या हो जाना, डॉक्टर प्रशांत और कमली का मेल होना। तो गांव में जाति के विषम समीकरण, सारी चीजें होते हुए वो उपन्यास में आज़ादी के बाद जो प्रयत्न, जागरूकता अभियान, पार्टी कैसे थी, कुछ लोगों के हाथ सिर्फ निराशा ही लगी, बावन दास की हत्या स्वराज के सपनों की हो गई, और जिन्होंने बहुत मेहनत से साथ दिया था उनको भी किनारे कर दिया गया। तो भारत में पहला आम चुनाव भी 52 में हुआ था, 54 में उपन्यास आया था, इसके बीच संक्रमणकालीन समय को व्यंग्यात्मक तरीके से यहाँ रखा गया है। सभी राजनीतिक दल को जो भी दिखाया स्वार्थ से भरे हुए हैं, अपने कथानक के घटनाक्रम में उपन्यास सदा सा लगता है। इसमें अच्छी बात ये है कि उपन्यास की भाषा अगर आप देखो तो मैथिली का प्रभाव दिखता है। गांव में लोगों द्वारा मनाए जाने वाला त्योहार, पर्व, होली, सिरवा पर्व, बंदना पर्व, जाट जाटिन पर्व इत्यादि अवसरों पर गाए जाने वाले गीतों में आंचलिक भाषा भी है। ग्रामीण अंचल में प्रयुक्त होने वाले देशज भाषा के उदाहरण में गिरफ्तार को, खद्दड़ खादी को, जय हिंद को, मिस्त्री तो मिस्त्री, कन्या कन्या किसको कहते हैं यहाँ, कन्या दुल्हन को, बेंग कहते हैं मेढक को, स्वार्थ विनय दोखी दोषी को, मोमेंट को मोमेंट कहते हैं, बुरमी अंगीठी, तो उसी लैंग्वेज में, क्योंकि आंचलिक टर्म में लिखा गया है तो जैसे वो लोग बोलते हैं, अब ऐसा तो नहीं एकदम खड़ी हिंदी ऐसे बोलते हैं, तो जैसे बोलते हैं वैसे ही है। संपूर्ण भाषा में अपभ्रंश का रूप है जो कि ग्रामीण अंचल की भाषा के अनुरूप है। लोकगीतों में भी वाद्य यंत्रों की आवाजों को भी शब्द रूप में सुंदरता के साथ यहाँ लिया गया है। जैसे यहाँ पे देखें तो डिम डिमिक डिमिक, रुन झुनुक झुनुक, ढाक दिना, चटाक चटाक, गिड़धा गिड़धा आदि, इनमें से ढोल और खजड़ी का प्रयोग विशेष रूप से। पात्र परिचय में देखिए कुल कितने पात्र हैं, 256 पात्र हैं। तहसीलदार विश्वनाथ प्रसाद गांव में कायस्थ टोली के मुखिया, राज परबंगा के तहसीलदार और अवसरवादी किसानों की जमीन हड़पने की प्रवृत्ति इनकी। तो तहसीलदार विश्वनाथ कौन है, गांव में कायस्थ टोली है, कायस्थ टोली के मुखिया है तहसीलदार, और राज पारबंगा के तहसीलदार है। ठाकुर रामकृपाल सिंह गांव में राजपूत टोली के मुखिया। रामकृपाल कौन है, गांव में जो राजपूत टोली है, रामकृपाल गांव में राजपूत टोली के मुखिया। खिलावन सिंह यादव गांव में यादव टोली के मुखिया, जोतकी ब्राह्मण टोली के। तो तहसीलदार हो गए कायस्थ के, कायस्थ और राज पारबंगा के तहसीलदार हो गए। इनके अलावा ठाकुर रामकृपाल, ये गांव में राजपूत टोली के कृपाल। खिलावन सिंह यादव गांव में यादव टोली खिलावन, तो खिलावन यादव के, जोतकी ब्राह्मण के। सुमृत दास बेतार ये तहसीलदार का बाबू है, चाटुकार है। लक्ष्मी या लक्ष्मी महंत साहेब सेवादास की दासी, बालदेव की पत्नी होती है बाद में। बालदेव सिंह कांग्रेसी कार्यकर्ता, गांधी और अहिंसा के समर्थक। कालीचरण सोशलिस्ट या कम्युनिस्ट पार्टी, मार्क्सवादी पार्टी का कार्यकर्ता, गांव में विद्रोह एवं जागृति हेतु हिंसक मार्ग का अख्तियार करता है। डॉक्टर प्रशांत गांव के मलेरिया अस्पताल का डॉक्टर, कमली विश्वनाथ प्रसाद की बेटी। बावन दास या बोन दास कट्टर कांग्रेसी कार्यकर्ता, बालदेव के मित्र। भंडारी मोहन सेवादास के मठ का व्यवस्थापक है। ममता डॉक्टर प्रशांत के मित्र है। इनके अलावा फुलिया खलासी, चरित्र कर्मकार, पार्वती ममौसी, रामदास सहदेव मिश्र। वैसे तो 256 है, लेकिन सारे पात्र इतने इम्पोर्टेंट नहीं, हमें जो इम्पोर्टेंट है सिर्फ उन्हीं को ध्यान रखना था। अब यहाँ पे हम देखें तो जितने महत्वपूर्ण चीज थे वो हमने देखा। अब रेणु जी यहाँ पे बताते हैं इनकी भूमिका में कि यह है मैला आंचल,
एक आंचलिक उपन्यास कथानक है पूर्णिया, पूर्णिया बिहार राज्य का जिला, इसके युगों नेपाल, पाकिस्तान में पश्चिम सीमा रेखाओं से मुकम्मल और दक्षिण में संथाल की बात की थी। और इसमें एक खास चीज़ ये भी बताया था कि इसी में आप देखो फूल भी है, सूल भी है, धूल भी है, गुलाब भी है, कीचड़ भी है, चंदन भी है, सुंदरता भी है, कुरूपता भी है, किसी से भी दामन बचाकर निकल नहीं पाया। कथा की सारी अच्छाई और बुराइयों के साथ साहित्य दरिज पर आ खड़ा हूँ। पता नहीं अच्छा किया बुरा, जो भी हो अपनी निष्ठा में कमी महसूस नहीं करता। एक एक टोली है गांव में, जैसे कायस्थ टोली की बात करें तो कायस्थ टोली, इसको आप यदुवंशी भी कहिए, तो कायस्थ टोली यदुवंशी। मालिक टोला कैट टोला, यानी अन्य जाति के लोग इसी कायस्थ टोला को मालिक टोला कहते हैं कि मालिक है कायस्थ लोग। राजपूत टोले के लोग क्या बोलते हैं, नहीं ये कैट टोला है, तो राजपूत वाले बोलते हैं कि ये कैट टोला है। अन्य जाति वाले कहते हैं मालिक टोला है, ये दोवंशी कायस्थ हो। इनके पिता जो है देवनाथ मालिक, यानी कायस्थ मालिक में मालिक जो है देवनाथ मालिक के पिता है मुखिया तहसीलदार, जहाँ जो कमली के पिता विश्वनाथ है वो कायस्थ टोला से ही आते हैं, उनके पिता देवनाथ होते हैं। और परबंगा के तहसीलदार मीनापुर सर्किल। पुत्री इनकी कमली होती है, डॉक्टर प्रशांत उनका प्रेमी होता है, यानी इनका दामाद बनता है। इनके यहाँ नौकर काम करते हैं, इनके नौकर का नाम रंजीत और रामदेल। नौकर रंजीत और रामदेल करके है, नौकरानी शोभिया करके सेविया। सुमृति, यहाँ पे सुमृति दास बेतार की खबर तहसीलदार का रोटिया गवाह होता है। कमली जो है प्रेम सागर व नल दमयंती की पुस्तकें पढ़ा करती है। प्रेम सागर और नल दमयंती इनकी पुत्री होती है। तहसीलदार साहब ने कमली बेटी, जो तहसीलदार साहब है वो कमली की बेटी को क्या कहते हैं, कमली बेटी को अपने अपनी बेटी को दीदी कहते हैं। उसके पिता तहसीलदार विश्वनाथ। डॉक्टर प्रशांत कमली को क्या कहता है, राजकमल, वो कह के चिढ़ाता है। और कमली उसको क्या कहती है प्रशांत महासागर, तो प्रशांत महासागर राजकमल। तहसीलदार साहब ने अस्पताल बनाने वाली जमीन को 1 एकड़ 10 डिसमल बताया था। हरगौरी बाबू कौन है, ये हीरा आदमी है। किसने कहा, बेतार सुमरदास की हरगौरी बाद में तहसीलदार बनता है और हरगौरी शिवशक्कर का बेटा होता है, तो हरगौरी कहते हैं हीरा आदमी है। विश्वनाथ प्रसाद तो एक नंबर के मक्खी चूस और सक्की आदमी है। कायस्थ और राजपूत का कलेजा बराबर हो भला, यानी कायस्थ यानी विश्वनाथ का और राजपूत टोले का ये है। तो बेतार सुमृति दास तो समय के साथ पासा पलटता रहता है, अपना जो है वो पार्ट जो खेलता है वो बदलता रहता है। कमली तहसीलदार साहब और कालीचरण भूत पिचास क्यों नहीं मानते, नहीं कमली भी नहीं मानती है, कालीचरण जो है वो भी नहीं मानता, तो कमली तहसीलदार साहब ये लोग नहीं मानते। हालांकि गांव में बहुत सारी चीजें फैली होती लेकिन ये लोग नहीं मानते। कलम और कानून की बात जहाँ आएगा वहां पे लाठी भाला चलाने वाले क्या करेंगे। तहसीलदार विश्वनाथ प्रसाद पुराने तहसीलदार हैं। राजपरबंगा के नीमक पानी से सब कुछ हुआ है, कायस्थ नमक हरामी नहीं कर सकता। कभी कांग्रेसी हुए हैं तो क्या अपने आप पैसे को भूल जाएंगे। बेतार सुंदर दास। होली के पर्व पर डॉक्टर प्रशांत रामपुर गांव जो है गए हुए थे और शाम को लौटते हैं। होली के पर्व पे प्रशांत कहाँ गए थे, रामपुर गांव गए थे। ज़माना बहुत ख़राब हो रहा है, जो लोग अखबार गैजेट पढ़ते हैं वही जानते हैं कि कितना ख़राब ज़माना आ रहा है। बंगाल की तरह अकाल फैलेगा, ये किसने कहा था, तहसीलदार साहब कहते हैं कि बंगाल में जैसे अकाल फैला है वैसे ही अकाल फैलेगा। आगे ये कहते हैं कि होली के पर्व पे कहते हैं कि डॉक्टर प्रशांत होली के पर्व पर डॉक्टर प्रशांत रामपुर गांव गया हुआ था, शाम को लौटता है। कहते हैं कि ज़माना बहुत ख़राब चल रहा है, जो लोग जो है अखबार गजट पढ़ते वही जानते हैं कि कितना खराब ज़माना आ रहा है। ये तहसीलदार कहते हैं कि बंगाल की तरह अकाल पड़ेगा। यदि हरगौरी तहसीलदार ने तहसीलदार विश्वनाथ प्रसाद के नाम से 200 बीघे और मेरे नाम से 50 बीघे की लिखा पढ़ी नहीं की तो फिर देख लेना, हाँ कायस्थ है, खेल नहीं। ये सुमृत दास कोरी टोला वालों से ये कहता है। कुमरी जो ये है बेतार तार जो इनके यहाँ पे रहता है, तो ये कोयरी टोला वालों से कहता है कि यदि हरगौरी तहसीलदार ने, यानी बाद में वो होते हैं, तो उन्होंने तहसीलदार विश्वनाथ प्रसाद के नाम से इन्होंने
200 बीघे और मेरे नाम से भी, अपने नाम से भी सुमृति 50 बीघे का लिखा नहीं, तो फिर देख लेना, हाँ कायस्थ है, खेल नहीं है। अब कहते हैं कि अति संघर्ष करे जो कोई, अनल प्रकट चंदते होई। तहसीलदार हरगौरी सिंह की मौत के बाद, उनका मौत हो जाता है, पहले वाले में भी देखिए संथालों को भड़काया था कालीचरण ने, इसी में मौत होता है इनका, हरगौरी की पिटाई होती है। उनकी मौत के बाद जो सुमृति दास है उसका कथन हरगौरी के प्रति है, हरगौरी के प्रति कहता, अति संघर्ष करे जो कोई, अनल प्रकट चंदन की होई। भगवान जाने क्या दवा करते हैं डॉक्टर लोग, इतने दिन हो गए बीमारी, 16 आने से 12 आना नहीं हुआ, ये तहसीलदार का साहब कहते हैं। कमली मुस्कुराती जाती है, कहती है, विवाह के गीत में एक जगह शिवजी पार्वती के पिता की टोकरी भर शिकायत कैसे करते हैं, कहते हैं कि एक बेर गेली गौरा तो हरो नैहरवा से, बैठ ले दिलक फुआर, कोदो को खिचड़ी राधो आल मैना से। कमली प्रशांत से कहती है, अदरक मधु जब चाखन कान हो, अदरक मधु जब चाखन काना, तोहर शपथ हम क्यों यदि जाना। रामकृपाल सिंह ने संथाल टोली की नई बंदोबस्त जमीन में से, यानी जो रामकृपाल सिंह है उन्होंने संथाल टोली की नई बंदोबस्ती जमीन में से 10 एकड़ तहसीलदार विश्वनाथ प्रसाद को लिख दी है। हाँ, सुमृति दास को भी 4 कट्ठा जमीन दिया है इन्होंने। खबरदार गरम जलेबी मत खाना, ये कौन है, सुमृति दास कहता है। और कुछ मालूम है, महंत रामदास जी जो सेवादास के हैं, वो रामदास और रामपियरिया को दासिन रखेंगे, यानी कुछ मालूम है महंत रामदास जी अब जो रामपियरिया है उसको दासिन रखेंगे। कोठारी ने हुक्म दे दिया है कि रख लो। बाल दे तो कोठारिन के पीछे वैरागी ही हो गए हैं, कोठारिन यानी लक्ष्मी। सुमृति दास कहता है, मतलब ये कहता है कि रामदास अब पियरिया को रखेंगे, राम पियरिया को, और वो जो है बालदेव तो उनके पीछे बैरागी हो गए हैं। मालूम होता है तुम्हारा रोग जो है, कहते हैं जो है, मालूम होता है तुम्हारा रोग उतर कर, यानी उतार कर डॉक्टर ने अपने ऊपर ले लिया है। तो किसने किससे कहा कि मालूम होता है तुम्हारा रोग जो है, मालूम होता है तुम्हारा रोग उतार कर डॉक्टर ने अपने ऊपर ले लिया है, ये कमली की माँ। मालूम होता है तुम्हारा रोग उतार कर डॉक्टर ने अपने ऊपर ले लिया है, कमली की माँ। हाँ हाँ, तहसीलदार साहब की ऐसी हंसी को कमली कहती है, बाबा पछतैया हंसी हंसते हैं, यानी अपने पिता को कहती है कि बाबा जो है वो कौन सी हंसी हंसते हैं, पछतैया हंसी हंसते हैं। देर से फलने फूलने वाली कमली रेडियो की दीदी से मटर पुलाव सीखती है, तो रेडियो की दीदी से यानी मटर पुलाव बनाना सीखती है वहाँ से। कहते हैं कि जिन एक पीर का नाम है वो कभी कभी मन मोहने वाला रूप धर कर कुमारी और बेवा की लड़कियों को भरमाता है, गरीब से गरीब को धनी बना देता है, उसकी चुटकी बजाने भर की बात है, जिस पर बिगड़े बर्बाद कर दे, जिस पर धरे उसे निहाल कर दे। कमली डॉक्टर से प्रेग्नेंट होने के बाद गोदाम घर में कमली ने कुछ किताबें पढ़ने को मंगाई थी। विषवृक्ष इंदिरा विषवृक्ष इंदिरा राज सिंह, आनंदमठ देवदास, श्रीकांत रंगभूमि गोदान, यानी गोदान और रंगभूमि प्रेमचंद जी का, श्रीकांत देवदास, विषवृक्ष इंदिरा राज सिंह, और हरिमोहन बाबू की कन्यादान को भी मंगाया था। कमली, लगता है कि डॉक्टर ने जिन है, एक बार गौरी मौसी ने जीन पीर की कहानी सुनाई थी। कमली बंकिम बाबू की पुस्तक इंदिरा पढ़कर रो रही थी, इंदिरा भी मंगाई थी बंकिम बाबू की पढ़ के, आनंद भट्ट भी आया था, बाकी सरस साहित्य था। शेबिया जो उनके यहाँ नौकरानी है तहसीलदार के, बहुत पुरानी नौकरानी है शेबिया, कमली की माँ की बचपन की सहेली है। वो बचपन में बेवा हो गई, चुमौना की बात सुनकर हफ्तों रोती रहती है और नदी में डूबने जाती है। कमली की माँ के साथ यहाँ आई और अब तक गठिया के कारण शरीर बहुत कमजोर हो गया सेबिया का, और एक कान से कम भी सुनती है, यही रह गई। जिस दिन धनी जमींदार सेठ और मिल वालों को लोग राह चलते कोढ़ी और पागल समझने लगेंगे, उसी दिन, यानी जिस दिन धनी जमींदार सेठ और मिल वालों को लोग राह चलते पागल समझने लगेंगे, उसी दिन असल सुराज आएगा। आप कहते हैं कि ऐसा जमाना आवेगा, जब जमाना आवेगा तो हमारी संपत्ति छीनी जाएगी, और अभी संपत्ति बटोरने पर तो कोई प्रतिबंध नहीं है, ये कहते हैं तहसीलदार विश्वनाथ के। अभी तो बटोर ही सकता हूँ, जब आएगा समय तब देखा जाएगा। इस तुम लोगों को लगता है कि कलेजा है कि नहीं, झूठ नहीं कहा है, बनिया का कलेजा धनिया। सुमृति दास भगवान से, भगवान
भगवत से कहते हैं, हुजूर तहसीलदार साहब की बेटी का मगज जरा खराब है क्या? ये सुमृति किससे कहते हैं? एसपी बजरंग सिंह से, कि उनकी बेटी का जो है मगज जरा खराब है क्या? सुमृति। कमली सोचती है कि सारा संसार अभी बस एक ही महामानव के लिए रो रहा है। रेडियो फिर गीता पाठ हो रहा है। लगता है गीता के एक एक श्लोक की सीढ़ी महात्मा जी के ऊपर उठाए लिए जा रही है, ऊपर और ऊपर। अंतवत इसमें देहे नित्यास्त्वेक्ते शरीराः अनासिनो प्रमेनस्य तस्मादियो अस्य भारत। कमली रेडियो की आवाज को और तेज कर देती है। वसांसि जीर्णानि यथा विषाय नवनीता गृह्णन्ति नरोपाणि तथा शरीराणि विहाम जीर्णान्यन्ति जयन्ति नयन्ति देवी नैनम छिदन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावका। एक सप्ताह पहले शराब में एक दवा मिलाकर दिया उन्होंने, कमली को पिला दो, एकदम खलास हो जाएगी। बड़ी मुश्किल से जुगाड़ किया था तहसीलदार विश्वनाथ ने। ममता प्यारू को क्या कहती है? ममता प्यारू को प्यारी चांद सरकार बुलाती है। ममता 3 बजे रात में पहुंची पूर्णिया स्टेशन, ज्योति दी के पास ठहरती है। जेल से छूटने के बाद प्यारू बैलगाड़ी में डॉक्टर प्रशांत को कमला की एक सप्ताह पहले की चिट्ठी देता है। डॉक्टर, लेकिन मैंने तो फैसला कर लिया है, रिसर्च असफल होने की घोषणा कर दूंगा। ममता, कोई रिसर्च कभी असफल नहीं होता डॉक्टर, तुमने कम से कम मिट्टी को तो पहचाना है। मिट्टी और मनुष्य से मोहब्बत छोटी बात नहीं होती। सुमृति दास बेताज ने रात में ही घर घर पर खबर पहुंचा दी। क्या? कि कमली की शादी तो पहले ही डॉक्टर बाबू से हो गई थी। तुम लोग तो जानते ही हो कि 5-5 को जानकर जब शादी की बात पक्की हुई तो एक ने एक विघ्न पड़ गया। इसीलिए काशी के पंडितों ने गंधर्व विवाह कराने को कहा। गंधर्व विवाह की बात किसी को मालूम नहीं होने दी जाती। यदि बच्चा हो तो सबसे पहले बाप उसको देखेगा, तब और लोग। डॉक्टर बाबू आगे, अब कल छठी के भोज का निमंत्रण देने आया हूँ तुम लोगों को। कल सुबह से ही आनंद बधावा मचेगा। ब्राह्मण टोली के पुरोहित देवानंद झा ने लोगों से कहा, अंग्रेजी फैशन वालों का साथ खून माफ। ये ब्राह्मण टोली के पुरोहित देवाझन नान ने कहा था। खिलावन यादव ने कहा कि पैसा वाला अधर्म भी करेगा ना तो धर्म ही होगा। तो पैसा वाला अगर अधर्म का काम करे तो भी धर्म होगा, ये खिलावन ने कहा। इस अवसर पर तहसीलदार साहब ने हर एक परिवार को 5 बीघा की दर से जमीन लौटा दी थी। तो इतना खुशी का मौका था कि 5 बीघा की दर से जमीन को लौटा दिया गया था। मुंह क्या देखते हो, मुझे पागल समझते हो? ठीक है, पागल क्यों नहीं समझोगे। योगेश्वर कृष्ण ने अपनी सारी विद्या बुद्धि लगाकर कोशिश की, मगर दुर्योधन ने साफ कह दिया, सुई की नोक पर जितनी मिट्टी चढ़ती है उतनी भी नहीं दूंगा। जमीन धरती एक इंच जमीन के लिए हाई कोर्ट तक मुकदमा लड़ते लोगों और मैं 100 बीघे जमीन दे रहा हूँ। पागल तो तुम लोग हो। अरे ये जमीन तो उन्हीं किसानों की है, नीलाम की हुई, जब्त की हुई, उन्हें वापस दे रहा हूँ। मैं कहता हूँ ऐलान कर दो, मालिक का हुक्म है। तहसीलदार साहब कहते हैं। ममता ने कमली के पुत्र को नाम क्या दिया था? कुमार नीलोत्पल, नीलू दिया था। कुमार नीलोत्पल, नीलू। अंधेरे में खड़ी शिलुटी तस्वीर सा खड़ा माँ हाथ बढ़ाकर एक भयावनी छाया के हाथ में अपने शिशु को सौंप रही थी। डॉक्टर ने अपने बाएं हाथ की उंगलियों से नीलोत्पल के हार्ट की धड़कन का अनुभव किया। बाएं हाथ की उंगलियों से नन्ना सा दिल धुक धुक कर रहा है। डॉक्टर जगा हुआ है। उसका रिसर्च, ममता कहती है, असफल नहीं हुआ है। मिट्टी और मनुष्य से इतनी गहरी मोहब्बत किसी लेबोरेटरी में तो नहीं होती। लेबोरेटरी विशाल प्रयोगशाला, ऊंची 4 दीवारी में बंद प्रयोगशाला, साम्राज्य लोभी शासकों की संगीनों के साय में वैज्ञानिकों ये दल खोज कर रहे हैं, प्रयोग कर रहे हैं। गंजी खोपड़ियों पर लाल हरी रोशनी पड़ रही है। मारात्मक विध्वंसक और सर्वनाश शक्तियों के सम्मिश्रण से एक ऐसे वक्त की रचना हो रही है जो सारी पृथ्वी को हवा के रूप में परिणित कर देगा। एटम ब्रेक कर रहा है मकड़ी के जाल की तरह। चारों ओर एक महा अंधकार। शववास, प्रकृति पुरुष, अंडपिंड, मिट्टी और शुभचिंतकों की छोटी सी बोली अंधेरे में टटोल रही है। अंधेरे में वे असफल और टकराते हैं। वेदांत, भौतिकवाद, सापेक्षतावाद, मानवतावाद, हिंसा से जर्जर प्रकृति रो रही है। व्याध के तीर से जख्मी हिरण शावक सी मानवता को पनाह कहाँ मिले। हाँ हाँ, अट्टहास, व्याधों के अट्टहास से आकाश हिल रहा है। छोटा सा नन्हा सा हिरण हाँफ रहा है, छोटे फेफड़ों की तेज दूध की नीलोत्पल। नहीं नहीं, ये अंधेरा नहीं रहेगा। मानवता के पुजारियों की सम्मिलित वाणी गूंजती है, पवित्र वाणी। उन्हें प्रकाश मिल गया है। तेजोमुख छद्मविच्छिन्न पृथ्वी के घाव पर
शीतल चंदन लेकर आए। प्रेम और अहिंसा की साधना सफल हो चुकी है। फिर कैसा व्यय? विधाता की सृष्टि में मानव ही सबसे बढ़कर शक्तिशाली है। उसको पराजित करना असंभव है। प्रचंड शक्तिशाली बमों से भी नहीं। पागलो, आदमी आदमी है, ये पता नहीं है, समपारी उपरि मनुष्य शक्ति है। कहते हैं कि अनेक वाक्योन्मिलित अद्भुत दर्शनम अनेक दिव्याभरणम दिव्यानुयुद्धम दिव्य सर्वभूत सहसा, ये ममता गा रही है। अनिदित, औरतों का भीगा केस नहीं छूना चाहिए, दोष होता है। पूछती हूँ चाय पियोगे? कुमार साहब का दूध गर्म हो रहा है, लगता है रात भर जगे हो। कुली कर लो, मैं चाय ले आती हूँ। ममता मुस्कुराती हुई जाती है। बेचारी ममता की जिंदगी का एकमात्र विलास चाय। शीला कहती थी एक बार, ममता दी पीने का बहाना ढूंढती रहती है। दिन भर में 10-15 प्याली क्या करती हैं ममता दीदी? दिन भर में 10-15 प्याली तो चाय का घूंट ले ही लेती है। चाय, तो चाय का संबंध यहाँ ममता से जोड़ा गया है, ये मतलब पूछा भी जा सकता है एक तरीके से। पड़ गए महात्मा जी की आखिरी लालसा। मैं तो कहती हूँ ये वो महाप्रकाश है जिसकी रोशनी में दुनिया निर्भय हजारों वर्ष का सफर तय कर सकती है। ममता। प्रशांत चुपचाप ममता को देख रहा है। शरद बाबू के उपन्यासों की ये नारी अपने विश्वास पर अड़िग होकर आज भी आगे बढ़ रही है। रूप बदल दो, नाम बदल दो, समय बदल दो, जगह बदल दो, पर ये कभी नहीं बदल सकती। डॉक्टर प्रशांत अपनी दोस्त ममता के लिए कह रहा है। अब यहाँ पे हम आते हैं राजपूत टोले में। राजपूत टोले को सिपहिया टोला भी, कायश टोली के लोग कहते हैं ये सिपहिया टोला है। मुखिया है इसके राजपूत के रामकृपाल सिंह। वल्द पिता इनके गरीब निवास करके, तो गरीब निवास फिर ठाकुर रामकृपाल। और मोतपा जात इनका राजपूत है। मुकाम स्थान गढ़बुंदेल राजपूताना राजस्थान। हाल मुकाम अभी का स्थान मेरीगंज है। शिवशक्कर सिंह पुत्र हरगौरी इनके और पुत्र, यानी शिवशक्कर के हरगौरी हैं। आरएसएस से दोस्ती, बलदेव सिंह की दुश्मनी होती है। विरजू सिंह कुसमी कमली की सहेली। बाबू हरगौरी राज परबंगा के नए तहसीलदार बहाल हुए और उनको मार भी दिया जाता है। और यादव टोला मुखिया केलावन यादव, नया मातबर इनको लोग कहते हैं, नया मातबर, नया मातबर। बड़ा बेटा सकलदीप अररिया बैलगाड़ी में बैठकर नाना के, यानी इनका जो है यादव टोला का सकलदीप, अररिया बैलगाड़ी में बैठकर नाना के घर पर रहकर हाई स्कूल में पढ़कर आया है बड़ा बेटा। शकलदीप का गौना चंपापुर के आशीन बाबू की बेटी से हुआ है। मेरे गंज में सबसे ज्यादा यादव की ही आबादी रहती है, मतलब सबसे ज्यादा कौन आबादी रहती है? यादव। कुकरू का बेटा कालीचरण, जो वो कम्युनिस्ट हो जाता है, कुकरू का बेटा कालीचरण सोशलिस्ट पार्टी कम्युनिस्ट विचार से प्रभावित है। सारे मेरीगंज में मछली मारने वालों का सरदार है कालीचरण। मछली मारने वालों का सरदार कालीचरण। कालीचरण के दर में सुंदरलाल, सुखीलाल, देवी मंगल, देवी दयाल और जोगीड़ा कहने वाले मानते हैं। कॉमरेड कॉमरेड वासुदेव और कॉमरेड सुंदर मठ पे आए नागा साधु को कालीचरण के कहने पर खूब धोते हैं। तो कॉमरेड वासुदेव है, सुंदर है। यहाँ पे नागा साधु आया था, उसको बढ़िया धुलाई उसकी होती है। किश्नू का कहना है अंधा महंत अपने पापों का प्रायश्चित कर रहा है। बाबा जी होकर जो रखेलिन रखता है वो बाबा जी नहीं, ऊपर बाबा जी भीतर दगाबाजी। चलित्र कर्मकार जाति समाज, घर सोमापुर में है और पार्टी सोशलिस्ट है। कालीचरण के घर आना और बम पिस्तौल चलाने में माहिर है चलित्र। चरखा सेंटर की मास्टरनी मंगला देवी बीमार पड़ने पर भगवान भगत की झोपड़ी में रहती है। वहां से कालीचरण उनको यादव के कीर्तन घर सोशलिस्ट ऑफिस ले आता है। मास्टरनी जी को घर छोड़े 5 साल हो गए हैं। सोमा जाट हाल ही में जेल से रिहा हुआ है। नामी डकैत है सोमा जाट, लेकिन अब से सोशलिस्ट पार्टी का वो मेंबर है सोमा। पटना से आते वक्त टुनटुन जी करघा मास्टर समस्तीपुर स्टेशन पर ही मंगला देवी को लेकर उतर गए थे और एक धर्मशाला में ले गए। आगे कहने की आवश्यकता नहीं है। तो पटना से आते वक्त टुनटुन जी क्या किए थे? करघा मास्टर थे ये समस्तीपुर स्टेशन पर, और मंगला देवी को लेकर उतर गए और एक धर्मशाला में ले गए। जात क्या है? जात दो ही है, एक गरीब और दूसरा अमीर।
खिलावन को देखो, यादों का ही जमीन हड़प रहा है, देख लो आँख खोल कर। गाँव में सिरक दो जाते हैं अमीर गरीब। कालीचरण। मंगला अब कालीचरण के आंगन में, यानी मंगला जो है अब कालीचरण के आंगन में रहती है। कालीचरण की माँ अंधी है। कालीचरण की माँ अंधी है। कालीचरण की एक बेवा अधेड़ फूफू है। काली तुम मत जाना, संथाल लोग नहीं मानेंगे। एकदम अनुनय करके कहती हूँ, तुम नहीं जानते काली बाबू, ये लोग कैसे होते हैं। इनकी सूरतें भ्रम में डालने वाली, देखने से पता चलेगा बहुत सीधे हैं, मगर तुम मत जाना काली, तुम्हें मेरे सर की कसम। ये मंगला देवी। चरखा सेंटर की मास्टरनी मंगला देवी। मास्टर टुनटुन जी इस्तीफा देकर चले गए हैं। दूसरे मास्टर सूल उखड़ गया देश चले गए। हाथी पर भारत माता की मूर्ति के पास बैठकर मूर्छल चंवर झुलाने के लिए मंगला देवी को ही कहना चाहिए कालीचरण। कटिहार में मंगला के दूर के रिश्ते के बहनोई रहते हैं। कालीचरण ने चेथरू को 2 रुपए माँ को देने के लिए दिए और 1 रुपया उसने रख लिया, रखने को दिए कि रख लो। चंपापुर के मेले में पंजाबी पहलवान का चेला चांद आया, जिसे नाम बदल बदल कर कालीचरण रुस्तम खां के नाम से कुश्ती लड़ता। चांद को हराकर अखाड़े से ही फरार हो जाता। लोगों को लगता है कि चरित्र कर्मकार ही नाम बदल कर अखाड़े में उतरा। चांद पंजाबी पहलवान और मुश्ताक का चेला है। मंगला काली को डफाली मियाँ कहकर चिढ़ाती। डफाली मियाँ। ततमा टोली निम्न जाति। ततमा टोली क्षत्रिय टोली। पिता इनके महंगू दास ततमा के हैं और फुलिया पुत्री, तो महंगू दास की बेटी फुलिया। इनके पति खलासी जी रेलवे में नौकरी झाड़ फूक करते। खलासी जी फुलिया की शादी के बाद खलासी जी को कोकसी बाग की एक पतुरिया से मोहब्बत हो गया था। रोज ताड़ी पीकर वहीं पड़े रहते थे। इस कारण फुलिया टीसन के पैटमान जी के साथ हो ली। इनके पति खलासी जी कोकसी बाग के उससे सेट हो गए और ये फुलिया टीसन के पेटमैन से। फुलिया जब पैटमान जी के यहाँ रहती है, पैटमान जी जात के छत्री है, तंत्रिमा छत्री नहीं, असल बुंदेला छत्री। फुलिया के गांव में पहले सदैव मिश्री से भी टाका भिड़ा था। रामजूदास की स्त्री तंत्रिमा टोले की औरतों की सरदारिन है। तो इसमें महारत जो हासिल है वो रमजूदास की स्त्री जो है। रामपेरिया की माँ रमिया को भी फुलिया शहर ले जाने व वहीं शादी का आग्रह करती है। तंत्रमा टोली का छड़ीदार, यानी तंत्रमा टोले का छड़ीदार है नोखे और उचित दास, जिसे चाल से बेचाल देखेगा छड़ी से पीठ की चमड़ी खींच लेगा। नोखे की स्त्री राम लगन सिंह के बेटे से फंसी हुई है और उचित दास की बेटी कोयरी टोले के सच्चे सरन महतो से। नंदलाल ईंट बनाने गया तो भूतनी ने कोड़े से मारा नंदलाल को। ईंट लेने गया था तो भूत ने कोड़े से मारा नंदलाल को। बिरंची दास, जिसने पुलिस के आने की खबर दी थी, बिरंची। मंगलू ततमा रमजूदास की पत्नी का भतीजा तितरा। खलासी जी लालबाग मेला से रमजूदास की स्त्री के लिए असल गिलट का कंगन ले आते हैं। कौन? खलासी जी, जिनसे पहले उनका विवाह हुआ था फुलिया का, वो लालबाग मेला से रमजूदास की स्त्री के लिए असल गिलट का कंगन ले आते हैं। रमजू की स्त्री फुलिया की माँ से क्या कहती है? फुलिया की माँ से रमजू की स्त्री, अरे फुलिया की माँ, तुम लोगों को ना तो लाज है और ना धर्म। कब तक बेटी की कमाई पर लाला किनारी वाली साड़ी चमकाओगी, ये बताओ। आखिर एक हद होती है किसी बात की। मानती हूँ कि जवान बेटा बेटी दुधार गाय के बराबर है, मगर इतना मत दुहो कि देह का खून भी सूख जाए। पंचायत होनी चाहिए। राजपूतों ने यदि इस पंचायत में ब्राह्मणों का पक्ष नहीं लिया तो ब्राह्मण लोग ग्वालों यानी यादों को राजपूत मान लेंगे। महिला आंचल में आए इस कथन में पंचायत की सदन बैठाई जा रही है। उत्तर रात को सहदेव मिश्र के फुलिया के घर में घुसने के कारण, यानी रात को जो सहदेव मिश्र है, जिसे पहले इसका चक्कर होता है, तो फुलिया के घर जाता है। पैटमान जी की बहाली हो गई है बतनाहा नेपाल सीमा के पास। फुलिया की सारी देह में गर्मी से घाव हो गए हैं। पैटमान जी छोड़ गए हैं। पहले सदैव मिश्र से था, अब उनका वहां पे हो गया, तो इसे भी इस तरीके से छोड़ के चले गए। अब गुअर टोली बलिया और बालदेव, सुराजी बालदेव जो है वो गांव चंदन पट्टी मासी के यहाँ आए हैं
रामकृष्ण कांग्रेस आश्रम का कार्यकर्ता, लक्ष्मी का प्रेमी। तो रामकृष्ण कांग्रेस आश्रम के कार्यकर्ता हैं ये, लक्ष्मी के प्रेमी भी हैं बालदेव। गांव के लोग टुरवा टुरवा यानी अनाथ बोलते हैं, तो बालदेव को टुरवा गांव के लोग बोलते हैं अनाथ। बल्ली रूपमती का दिया हुआ नाम है बल्ली। अजोधी भगत की भैंस चराता था पहले, मतलब ये क्या करता था बालदेव, अजोधी भगत की भैंस चराता था। रूपमती अजोधी भगत की बेटी। माया जी रामकृष्ण बाबू की स्त्री, तिवारी जी। गाना, गंगा रे जमुनवा की धार नैनवा से नीर बही, गंगा रे जमुनवा की धार नैनवा से नीर बही, फूटल भरतिया के भाग भारत माता रोई रही। बालदेव की मामा का घर जो है सिमर बनी करके है। तो बालदेव के मामा का घर कहाँ है? सिमर बनी। चुन्नी गोसाई बावन दास और बालदेव के साथ सुराजी पार्टी में नाम लिखवाया था। कालीचरण और बालदेव द्वारा गांव के जुलूस को शहर ले जाने व वापस लौटते समय दो पुस्तकें लेकर आए, यीशु संदेश और द्वंद्वात्मक भौतिकवाद। यीशु संदेश वासुदेव जी ने एक आने में खरीदी थी। शिवानंद बाबू। रौंदी बूढ़ा, चाल ढाल से औरतों जैसा गांव गांव घूम घूम कर दही बेचता है, रौंदी बूढ़ा करके है। कलरू, रमजूदास की पत्नी का आशिक, कोरी टोले का बूढ़ा है कलरू। रमजूदास की पत्नी का आशिक है, कोरी टोले का बूढ़ा है कलरू। रामकृष्ण बाबू की पत्नी आभा रानी बावन दास को भगवान कहकर पुकारती है। रामकृष्ण बाबू की पत्नी आभा रानी बावन दास को भगवान कहकर पुकारती है। 1934 में भूकंप पीड़ितों को देखने बापू जब गए थे तो बावन दास साथ ही गया था। खजड़ी बजाकर गाता था, एक राम नाम धन साचा, जग में कुछ ना बाचा है। 1937 में नेहरू चुनाव दौरे पर आते तो बावन दास को देखकर उनको एक पुस्तक का नाम याद आया, किंग ऑफ द गोल्डन रिवर। बावन दास को माला पहनाते नेहरू जी की पृष्ठभूमि में देखे नेशनल हेराल्ड पत्रिका के मुख्य पृष्ठ पर बड़ी सी तस्वीर छपी थी। तस्वीर के ऊपर लिखा था, माई कोऑपरेटर नेहरू। ये औरतें जो होती है बोलने का ढंग ही नहीं जानती। नारी का स्वभाव कर्कश नहीं होना चाहिए। कोठारी जी कितनी मीठा बोलती है, और ये तो मर्दाना औरत है, मर्दाना, ये बालदेव कहता है। कांग्रेसी महिलाएं, माया जी, तारावती देवी, सरस्वती, ओका देवी, शारदा देवी। शेखर एजीनी में भी शेखर की बहन का नाम सरस्वती जो होता है वो होता है। दुलार चंद कापरा, जुआ कंपनी वाला एक बार नेपाली लड़कियों को भगाकर लाते समय जोगबनी में पकड़ा गया था। दुलार चंद कापरा जो है, ये जुआ कंपनी वाला एक बार नेपाली लड़कियों को भगा लाते जोगबनी में पकड़ा गया था। कटहा थाना का सेक्रेटरी है। बावन दास बालदेव से कहता है, बावन दास को गांधी जी भी भगवान कहते हैं। भगवान, आप लोग क्या समझते कि मैं पागल होऊंगा? कभी नहीं, हरगिज नहीं। हमको पागल कहते हैं। इस गांव में क्या था? कोई जानता भी था इस गांव में? इस गांव का नाम क्या है? इसको ऑल इंडिया में मशहूर कौन किया? ऑल इंडिया नहीं, होल इंडिया। हमको छोड़ दीजिए, हम महात्मा जी के पन से नहीं हट सकते। महात्मा जी का रास्ता हम कभी छोड़ नहीं सकते। झगड़ू ना चाहू कचहरिया, दललवा के ठाठ जहाँ, बालदेव कहते हैं। डॉक्टर ने तहसीलदार की बेटी कमला की बीमारी को उतार कर बालदेव पर चढ़ा दिया है। डॉक्टर ने तहसीलदार की बेटी कमला की बीमारी को उतारकर बालदेव पे चढ़ा दिया। ये भले आदमी का काम नहीं। तहसीलदार की बेटी अभी तक कुमारी है। भगवान, अब बालदेव का ब्याह नहीं होगा। देवा रे देवा, ये बालदेव की बुढ़िया मौसी कहती है। यदि उनकी बेटी का भी शादी नहीं होता ना, इसलिए। रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम, इस बार अल्लाह तेरो नाम, सबको सम्मत दो, भगवान बालदेव कहते हैं। जय रघुनंदन जय घनश्याम, जानकी बल्लभ सीताराम, ये लक्ष्मी आती है। ब्राह्मण टोली जोतकी काका, ब्राह्मण टोली के जो जोतकी काका हैं, उन्होंने एक दो नहीं बल्कि 4 शादियां की हैं और सब मर गई हैं। पुत्र इनका नाम नारायण, राम नारायण को नाम नारायण कहते हैं। राम नारायण 4 विवाह किए थे। पहले की उस कैसे मर गई थी इनकी पत्नी? मेला बाजार देखने का रोग था। परमानंद की भैंसा गाड़ी में मेला देखने जाती थी, और दो के मेले में ये हैजा लगने से, और दो का मेला था, वहां गई थी भैंसा गाड़ी में, और लू की वजह से जो है हैजा लगने से। और दूसरी को हुक्का पीने की आदत थी, पुरानी खांसी से खांसते खांसते मर गई। तीसरी जो थी, उसको जिद लग गई थी कि वो गांव के लड़कों से हंसना बोलना बंद नहीं करेगी।
और चौथी 18 वर्ष की नववधु कंचीरा वाली को पेट में रोज खाने के बाद दर्द के कारण डॉक्टरी दवा की जिद बन गई, पेट में बच्चा टकने और ऑपरेशन नहीं करने से। ज्योति जी का कहना है गांव में चील कौवा उड़ेंगे, पुलिस दरोगा गली गली में घूमेगा। रामायण में क्या गया, रामायणी में कहा गया है ना, बिस रूस बरे कनक घट जैसे। ये डॉक्टर तो सुनते हैं कि जर्मन वाला का आदमी है, ज्योति जी ठीक ही कहते थे। जर्मन वाला का सीआईडी है ये डॉक्टर, यहाँ के लोगों को सुई भोग का जो है कमजोर करना चाहता है, काम करता है, कुआं में दवा डालकर सचमुच हैजा फैलाया है। जर्मन वाले का एक पार्टी ये भी है, कमशिन कॉमनील पार्टी, सुनते हो? सोना यदि कीचड़ में रहे तो उस पर काई नहीं लग सकती। ये पंक्ति ज्योति जी के लिए प्रयुक्त हुआ है कि सोना यदि कीचड़ में रहे तो उस पर काई नहीं लग सकती। हीरू के बेटे जीवानंद की एक दिन बुखार से मृत्यु हो जाती है, और हीरू के बेटे जीवानंद की, उसका गणेश की नानी पे शक होता कि कैसे हीरू का बेटा जीवानंद जो है खत्म हुआ। तो ज्योतिकी जी है, उनके द्वारा बेटा वापस पाने का उपाय बताया जाता है, और अमावस की रात को कहा जाता है कि हीरू द्वारा गणेश की नानी को लाठी के मार के कत्ल कर दो, क्योंकि तो आपका बच्चा जो है जो मर गया है इनकी वजह से। और इस तरह हीरू का पक्का नाना और ज्योतिकी जी को लकवा मार जाना। ये हीरू पकड़ा जाता है और ज्योति को फिर बाद में लकवा मार देता है। मठ कबीर पंथी महंत सेवादास अंधे थे, गांव में भंडारे के बाद इनकी मृत्यु हो जाती। इनका चेला है रामदास, खजड़ी बजाने में बेजोड़ है। रामदास खजड़ी बजाता है। लक्ष्मी पसराहा मठ के पास रहती थी, जहाँ के महंत पसराहा मठ के राम गोसाई उसे बहुत प्रेम करते थे। राम गोसाई अधिकारी भंडारी खजड़ी बजाता है और मठ का कामकाज देखता है अधिकारी। चरणदास महंत सेवादास की मिट्टी देने, मतलब जो चरणदास है वो सेवादास की मिट्टी देने आता। मुजफ्फरपुर जिले से लरसिंह दास पिपड़ी मठ जो मुजफ्फर सिंह पिपड़ी मठ से महंत को नया चादर टीका देने आने वाला आचार्य गुरु का संदेश लेता है, लेकिन लक्ष्मी के चलते मेरीगंज मठ का महंत बनने की लालसा कर बैठता है। सुनमतिया बेटी रदिया राम बरनू कोयरी, जिसने पिपड़ी मठ के महंत के समय नरसिंह दास की बुद्धि फेर दी थी। सैनिक जी के साथ में मठ पर लाल पताका साप्ताहिक पत्र के संपादक श्री चिंगारी लाल जी आए हैं। रात को सोते समय सैनिक जी से कहते हैं, मैं लक्ष्मी पर एक मुक्त छंद लिखना चाहता हूँ। ओ महान सदगुरु की सेविका, गायिका पवित्र धर्म ग्रंथ की, ओ महान मार्क्स के दर्शन की दर्शिका, सुदर्शने प्रियदर्शनी, तुम स्वयं द्वंद्वयुक्त भौतिकवाद की सिंथेसिस हो। लक्ष्मी का कहना है कि कालीचरण जो है असल नियामी आदमी है। गांव के सभी बड़े लोग सिर्फ कहते हैं, कहने को बड़े। काली बाबू का स्वभाव जरा तीव्र है, लेकिन दुनिया के लोग जब इतने कुटिल हो गए हैं कि सीधे लोगों की यहाँ गुजर नहीं, फिर स्वभाव से जरा कड़ापन तो सुपुरुष का लक्षण है। ये लक्ष्मी का कहना है। किसके लिए? कालीचरण। रामदास राम पियरिया से फंस गए हैं। रामदास जो महंत के अब हो गए हैं। दुनिया के दो गुण को देखने के पहले अपनी काया की ओर निहारो। मन मैला तन सूथरो, उल्टी जग की रीत, पहले मन को साफ करो। मन पवित्र नहीं, इसलिए वो दुखी होता है, निराश होता है। तुम पद पर उदास होकर क्यों बैठ रहे हो? चलते चलते पग थका, नगार रहो ना कोस, बिचही में डेरा परो, कहो कौन को दो। नौजवान के दल ने रामपियरिया के दासीन होने का घोर विरोध किया कि वो रामपियरिया अब दासीन होंगी। पंचायत में छीतन दास को 5 रुपया जुर्माना हुआ था। इंद्र सभा नाटक में हूर परी, मशहूर परी, सबुन परी झजनी बजाकर कैसे गाती है, बालदेव को लक्ष्मी भी खजड़ी बजाती वैसी ही लग रही जैसे इंद्र सभा नाटक में सारी चीजें चलती है। गांगुली जी को देने के लिए बावन दास ने जो गांधी जी की चिट्ठियां दी, बालदेव उनको गांगुली जी को नहीं देता। जब वो छुपाकर एक चिट्ठी पढ़ता है तो लक्ष्मी उसे देख लेती है। वो झपट कर उससे चिट्ठी और बस्ता छीन लेती है। इस खींचतान में धुनी की आग लक्ष्मी के कपड़ों में लग जाती है। लक्ष्मी के हाथ पांव जल जाते, बड़े बड़े फफोले निकल आते हैं। डॉक्टर प्रशांत हिंदू ब्राह्मण कोशी नदी में मिलता है। पिता अनिल कुमार बनर्जी तथा कथित पिता स्नेहमयी अनिल कुमार बनर्जी की पत्नी। शिक्षा हिंदू विश्वविद्यालय में, आईएससी पटना मेडिकल कॉलेज। प्रशांत अज्ञात कुलशील, उनकी मां ने एक मिट्टी की हांडी में डालकर
कोशी मैया की नदी ने इसको सौंप दिया था। नेपाल के प्रसिद्ध उपाध्याय परिवार ने नेपाल सरकार द्वारा निष्कासित होकर उन दिनों सहरसा अंचल में आदर्श आश्रम की स्थापना की थी। एक दिन उपाध्याय जी बाढ़ पीड़ितों की सहायता के लिए रिलीफ की नाव लेकर निकले। झाऊ की झाड़ी के पास एक मिट्टी की हाड़ी देखी, नई हाड़ी। उनको स्त्री को कौतूहल हुआ, उनकी स्त्री को, जरा देखो ना उस हाड़ी में क्या है। नाव झाड़ी के पास पहुंची, पत्नी की लोर से हाड़ी हिली और उसमें एक छोटा सा सांप गर्दन निकाल कर फो फो करने लगा। सांप वहां से चला गया। उस हाड़ी में एक शिशु के रोने की आवाज आई। बस यही उसके जन्म की कथा है। आदर्श आश्रम में एक दुखिया युवती थी, स्नेहमयी थी। स्नेहमयी को उसके पति डॉक्टर अनिल कुमार बनर्जी ने त्याग कर एक नेपाली से शादी कर ली थी। उपाध्याय दंपति ने ये बच्चा इसी को दिया और गोद में बच्चे को लिया और वो आनंद से विभोर होकर चीख उठी, प्रशांत, अमार प्रशांत। उस दिन से प्रशांत स्नेहमयी का इकलौता बेटा हो गया। कुछ दिनों के बाद नेपाल सरकार ने निष्कासन की आज्ञा को रद्द करके उपाध्याय परिवार को नेपाल बुला लिया। स्नेहमयी और प्रशांत भी उपाध्याय परिवार के ही सदस्य थे। उपाध्याय जी ने नेपाल की तराई के विराट नगर में आदर्श विद्यालय की स्थापना की। स्नेहमयी उसी स्कूल में सिलाई कटाई की मास्टरनी नियुक्त हुई। उपाध्याय जी का ज्येष्ठ पुत्र बिहार विद्यापीठ का स्नातक था। मजला देहरादून के एक प्रसिद्ध अंग्रेजी स्कूल का विद्यार्थी था। पुत्री शांति निकेतन में शिक्षा पा रही थी। छुट्टियों में जब एक जगह इकट्ठे होते तो शांति निकेतन में शिक्षा पाने वाली बहन चरखा चलाना सीखती। ज्येष्ठ पुत्र आश्रम भजनावली की पंक्तियों पर रविंद्र सुर चढ़ाते। मजला सेवा दल के कवायदों की हिंदी कमांड के वैज्ञानिक पहलू पर बहस करता। अटेंशन में जो फोर्स है वो सावधानी से रही। अटेंशन सुनते ही लगता है कि दर्जनों जोड़े बूट चटक उठते हैं। ऐसे ही वातावरण में प्रशांत के व्यक्तित्व का विकास हुआ। हिंदू विश्वविद्यालय से आईएससी पास करके वो पटना मेडिकल कॉलेज में दाखिला लिया। माँ की इच्छा थी कि वो डॉक्टर बने, लेकिन अपने प्रशांत को डॉक्टर के रूप में नहीं देख पाई। काशीवास करते करते काशी की गली में वो हमेशा के लिए खो गई। एक बार लाहौर से प्रशांत के नाम पर एक मनी ऑर्डर आया था, विजया का आशीर्वाद लेकर। भेजने वाली थी श्रीमती स्नेहमयी चोपड़ा। एक माँ ने जन्म लेते ही कोसी मैया के गोद में इसे सौंप दिया और दूसरे ने जनसमुद्र की लहर को समर्पित कर दिया। डॉक्टरी पास करने के बाद जब वो हाउस सर्जन का काम कर रहा था, 1942 का देशव्यापी आंदोलन, नेपाल में उपाध्याय परिवार का बच्चा बच्चा गिरफ्तार किया जा चुका था। अंग्रेजी सरकार को पूरा पता था कि उपाध्याय परिवार हिंदुस्तान के फरार नेताओं की सिर्फ मदद ही नहीं करता, गुप्त आंदोलन को सक्रिय रूप से चला भी रहा है। तो मजला पुत्र बिहार की सोशलिस्ट पार्टी का कार्यकर्ता था। वो पहले ही नजरबंद हो गया था। प्रशांत भी तो उपाध्याय परिवार का था, वो कैसे बच सकता था? उसे भी नजरबंद कर लिया गया था। जेल में विभिन्न राजनीतिक दलों के नेताओं और कार्यकर्ताओं के निकट संपर्क में रहने का मौका मिला। सभी दल के लोग उसे प्यार करते थे। 1946 में जब कांग्रेसी मंत्रिमंडल की गठन हुआ तो एक दिन वो हेल्थ मिनिस्टर के बंगले पर हाजिर हुआ। वहाँ पूर्णिया के किसी गांव में रहकर मलेरिया और कालाजार के संबंध में रिसर्च करना चाहता है। बोला उसे सरकारी सहायता दी जाए। मिनिस्टर साहब ने कहा था, लेकिन सरकार तुमको विदेश भेज रही है स्कॉलरशिप पर। अंत में केंद्रीय सरकार से सलाह परामर्श के बाद एक दिन प्रेस नोट में ये खबर प्रकाशित हुई कि पूर्णिया जिले मेरीगंज में मलेरिया स्टेशन खोला जाएगा। द स्टेशन विल अंडरटेक मलेरिया एंड कालाजार इन्वेस्टिगेशन इन ऑल एस्पेक्ट्स, प्रिवेंटिव, क्यूरेटिव एंड इकोनॉमी। मशहूर सर्जन डॉक्टर पटवर्धन ने कहा था, बेवकूफ़ है लड़का। ईएनटी के प्रधान डॉक्टर नायक बोले, पीछे आँख खुलेगी। मेडिसिन के डॉक्टर तरफदार की राम थी। भावुकता का दौर भी एक खतरनाक दौरा होता है, मालूम है। लेकिन प्रिंसिपल साहब खुश थे। तुमसे यही उम्मीद थी। मैं तुम्हारी सफलता की कामना करता हूँ। और जिस दिन वो पूर्णिया आ रहा था, स्टीमर खुलने में सिर्फ 5 मिनट की देरी थी। उसने देखा एक युवती सीढ़ी से जल्दी जल्दी आ रही थी। कौन है? ममता। हाँ, ममता थी। आते ही बोली, आखिर तुम्हारा माथा खराब हो गया? तुमने तो कभी बताया ही नहीं। बलिहारी है तुम्हारे। ओ प्रशांत, तुम कितने बड़े हो, कितने महान। मैं तो अभी आ रही हूँ बनारस से। आते ही चुन्नी ने तुम्हारी चिट्ठी दी। ममता। रुमाल से फूल और बेलपत्र निकालकर प्रशांत के सिर से झुलाती हुई ममता ने कहा था, बाबा विश्वनाथ जी का प्रसाद है, तुम्हारे मंगल करे। पहुंचते ही वो देना, पत्र देना। अगमू चौधरी कौन है? अगमू चौधरी जो है वो डॉक्टर को रोहतास स्टेशन से लेते जाता है। अगमू चौकीदार जो है डॉक्टर को रोहतास स्टेशन से लेने जाता है। प्यारू डॉक्टर प्रशांत का नौकर। जाति दुसाध प्यारू को डॉक्टर देवदूत कहता है। पत्र में डॉक्टर के पत्र में शीला नाम के पात्र का भी जिक्र होता है।
कहते हैं कि जाति बहुत बड़ी चीज़ है, जात-पात नहीं मानने वालों की भी जाति होती है, सिर्फ हिंदू से ही पिंड नहीं छूटता, ब्राह्मण कौन, ब्राह्मण गोत्र क्या है, मूल कौन है। जवानी की सुंदरता आग लगाती है और बुढ़ापे की सुंदरता स्नेह बरसाती है, लेकिन लोग इसे डाइन कहते हैं। डॉक्टर प्रशांत प्रशांत गणेश की नानी के बारे में सोचता है, गणेश की नानी पार्वती की माँ। दिल नाम की कोई चीज़ आदमी के शरीर में है, हमें नहीं मालूम, पता नहीं आदमी लंग्स को दिल कहता है, हार्ट को, जो भी हो, हार्ट, लंग्स या लीवर का प्रेम से कोई संबंध नहीं है। डॉक्टर प्रशांत कहता है, आदमी का दिल होता है शरीर को चीड़ फाड़ कर, जिसे हम नहीं पा सकते, वो हार्ट, नदी व अगम अगोचर जैसी चीज़ है जिसमें दर्द होता है, लेकिन जिसकी दवा एड्रेलिन नहीं है। उस दर्द को मिटा दो, आदमी जानवर हो जाएगा। दिल वो मंदिर है जिसमें आदमी के अंदर का देवता वास करता है। जिंदगी की जिस डगर पर बेतहासा दौड़ रहा था, उसके अगल बगल आस पास कहीं क्षण भर सुस्ताने के लिए कोई छांव नहीं मिला। उसने किसी पेड़ की डाली की शीतल छाया की कल्पना भी नहीं की थी। जीवन की इस नई पगडंडी पर पांव रखते ही उसे बड़े जोरों की थकावट मालूम हो रही थी। वो राह की खूबसूरती पर मुग्ध होकर छांव में पड़ा नहीं रह सकेगा। मंजिल तक पहुंचने का ये क्षण बस सुस्ताने के लिए उदार छाया चाहता है प्यार। हुजूर, लड़की की जात बिना दवा दारू के आराम हो जाती है। लड़की की जाति बिना दवा दारू के ही आराम हो जाती, लेकिन बेचारे बूढ़े का इसमें कोई दोष नहीं। सभी कहलाने वाले समाज में भी लड़कियां बला की पैदाइश समझी जाती है। जंगल झाड़। डॉक्टर ने रोग की जड़ पकड़ ली है। इस रोग के दो कीटाणु हैं, गरीबी और जहालत। जियोनोफिलीज से भी ज्यादा खतरनाक है सैंड फ्लाई, कालाजार, मच्छर से भी ज्यादा जहरीले। डॉक्टर प्रशांत ने आम के पेड़ के नीचे गांव के 750 लोगों को सुई दी थी। रेशमलाल ने डॉक्टर को गाय बख्शीश करी थी जो उसने नहीं ली। डॉक्टर ने इस बार आसपास के 5 गांव का परिचय प्राप्त किया। अखिल भारतीय मेडिकल गैजेट में डॉक्टर प्रशांत मलेरियोलॉजिस्ट की रिसर्च की छमाही रिपोर्ट प्रकाशित हुई। गजट के संपादक मंडल में भारत के 5 डॉक्टर, इस रिपोर्ट पर उन लोगों ने अपना अपना नाम नोट दिया। मद्रास के डॉक्टर टी रामास्वामी एमएससी, मद्रास के डॉक्टर टी रामास्वामी एमएससी, डीटीएम कैल, पीएचडी एडिन, एफआरजे एडिन ने लिखा, हमें विश्वास हो गया कि डॉक्टर प्रशांत ने कालाजार के बारे में ऐसे तथ्यों का उद्घाटन करेंगे जिनसे हम अब तक अनभिज्ञ थे। नई दवा तथा नए उपचार की संभावना के लिए सारा मेडिकल संसार उनकी ओर निगाहें लगाए बैठा है। डॉक्टर ममता श्रीवास्तव, दरभंगा के प्रसिद्ध डॉक्टर काली प्रसाद की सुपुत्री ममता ने डॉक्टरी पास करने के बाद हेल्थ यूनिट की स्थापना की। शहर के करीब मोहल्लों में यूनिट ने अपनी सेवा काम को जो परिचय दिया और प्रशंसनीय है। डॉक्टर ने कहा कि तुम लोग ही जमीन के असल मालिक हो। कानून है, जिसने 3 साल तक जमीन को जोता बोया, जमीन उसी की होनी चाहिए। ममता गीता तथा रामकृष्ण कथामृत पुस्तकें झोली में लिए फिरती है। किसका? गीता का और रामकृष्ण कथामृत का। ममता ने कई बार कहा, फुर्सत के समय गीता जरूर पढ़ो, नहीं समझे कुछ ढूंढो, कुछ ना कुछ जरूर मिलेगा। प्रशांत से संथाल हमले की जांच में नए दरोगा को डॉक्टर की अलमारी से चिल्ड्रन ऑफ यू एसएसआर मिला। लाल रूस लेखक बेनीपुरी, लाल चीन लेखक बेनीपुरी किताबें मिली। एक बार ममता ने बातें करते हुए राजनीति की तुलना डाइन से की थी। डाइन मौसी को लोगों ने ही मार डाला। मौसी गणेश कमला लाख चेष्टा करने पर भी उसकी सूरत आंखों के आगे आ ही जाती। डॉक्टर प्रशांत संथाल टोला में बेजा माझी, बेटा मंजिल माझी, जोगिया माझी। डॉक्टर ने जिसे 4 खरगोश दर्जन चूहा पकड़ने को कहा था, जोगिया माझी। दिक्कू संथाल लोग और उनको दिक्कू कहते थे। दामुल हौज आजीवन कारावास और काला पानी की सजा। यहाँ पे कुछ शब्द आए हैं जैसे पेड़ी लाभ कानून, तो पैडी लेवी कानून। दिक्कू किसको कहते हैं? जो दिक्कू लोग संथाल लोग और इनमें रहते हैं गैर संथालू। दिनाए दात को मुरहल चंवर को कहते हैं। भालर पत्ता को करनाल सिंघावाज को, पुरैन कमल को, ठोर ओट को नखोला लखनऊ, जलाना जनाना मिडिल, चांदी की चकती को मिडिल कहते हैं। कचराही मुगलाई कचहरी में बोली जाने वाली उर्दू जो है मुगलाई। भस बहक जाना, कटसर एक गहना, विस्तन डोल डौर नृत्या, लोमड़ी की एक जाति, मत शून्य, रुंडार भेड़िया छुपाने वाला चारागाह।
काली टोपी वाले संयोजक जी बौद्धिक क्लास में रोज कहते हैं यवनों ने हमारे आर्यावर्त की संस्कृति धर्म कला कौशल को नष्ट कर दिया। यवनों ने हमारे आर्यावर्त की संस्कृति धर्म कला कौशल को नष्ट कर दिया है। अभी हिंदू संतान मिले संस्कृति के पुजारी हो गई है। शिवजी महाराज प्रताप। वासुदेव भाई आदमी को एक ही रंग में रहना चाहिए। ये 3 रंग का झंडा, थोड़ा सादा, थोड़ा लाल, थोड़ा पीला, ये तो खिचड़ी पार्टी का झंडा है। कांग्रेस तो खिचड़ी पार्टी है, इसमें जमींदार है, सेठ लोग हैं। पाशंग मानने के लिए ये थोड़ा किसान मजदूरों को भी मेंबर बना लेता है। गरीबों को एक ही रंग के झंडे वाली पार्टी में रहना चाहिए। अरे कोई बुरा ना मानो, होली ये पंक्ति गोदान व मैला आंचल दोनों में आई है। कानून बनने के पहले ही कानून को बेकार करने के तरीके गढ़ लिए जाते हैं। सुई के छेद से हाथी निकाल देने की बुद्धि आज से ही बुद्धि है। और लोग तो बकवास करते हैं बुद्धि विश्राम रोग से पीड़ित है। बुद्धि और भ्रम जो है रोग से पीड़ित है। जिसके पास हजारों बीघे जमीन और 5 बीघे जमीन की भूख से छटपटा रहा है। बेजमीन आदमी आदमी नहीं, वो तो जानवर है। ततमा टोली, पासवान टोला, धनु कुर्मी टोला तथा कोयरी टोले की औरतें हर साल इंद्र महाराज को रिझाने के लिए, बादल को सरसाने के लिए जाट जाटिन खेलती। ततमा पासवान टोला, धनुधारी टोला, जाट जाटिन। जट्टिन बनी है राम पियरिया जाट। कोयरी टोले की मखनी, मखनी ठीक मर्दों जैसी लगती है तो वो बनी है। डॉक्टरी बनी है फुलिया, रोगी बनी है धनुक टोले की सूरती। संथाल हमले के बाद 9 असामी का चलान कर दिया जाता है। अखबार का अर्थ बाहों में भरकर अंकवार, अखबार का प्रसाद उठाना, वैरागी धर्म स्वीकार करना, मोश भद्रा और कर्म। मोहम्मदिया की नौटंकी कंपनी, लालबाग का मेला का जिक्र है। नए दरोगा साहब, साहब मैं बाहरी आदमी नहीं इसी जिले का हूँ, मैं यदि 1 पैसा खा भी लूंगा ना तो इसी जिले में रहेगा। फारविस के नौतुरिया नेता छोटन बाबू जिला कांग्रेस के सेक्रेटरी हुए। चंपापुर की ड्योढ़ी कुश्ती, शिकार, संगीत और साहित्य सबका एक सम्मिलित पीठ स्थल रहा है। विश्वकवि रविंद्र ने इसी ड्योढ़ी का साहित्य गोष्ठी में अपनी प्रसिद्ध रचना राजा रानी की आवृत्ति की। चलितर कर्मकार, बिहार सरकार की ओर से 15,000 इनाम का ऐलान किया गया है इसके लिए। एसपी बजरंग सिंह, कटहा थाना कांग्रेस का एक सेक्रेटरी दुलार चंद कापरा, उसके द्वारा 50 बाड़ियां, कपड़े और किरी और सीमेंट से लदी हुई गाड़ियां बैग तकने से ले जाने में उसके साथ। काली मूछी पर नाका के सिपाही राबू झावन सिंह, सप्लाई न्यूज़पेपर चतुरानंद सिंह, कटहा थाना के दरोगा, जिन्होंने बावन दास के रास्ते रोकने पर गाड़ियों से कुचलकर उसको मार दिया था। आखिरी गाड़ी जब गुजर गई तो हवलदार और रामू झावन सिंह मिलकर बावन की लाश को उठाते हैं। दुलान चंद कापरा बावन की झोली लेकर उनके पीछे जाता है। नागर नदी पार करते समय बावन को गले की तुलसी माला नागर की बहती धारा में गिर पड़ती है। 4 बजे भोर के पाकिस्तान पुलिस ने कटकसंत के समय देखा लाश। हनीफ और जुम्मन ने लाश को उठाया। बावन की झंडी झोली झंडा के साथ फिर उठी। बावन ने 2 आजाद देश हिंदुस्तान और पाकिस्तान की ईमानदारी को, इंसानियत के बस 2 ढंग में ही नाप लिया। लाश को नागर नदी व झोली के इस पार को दरख्त से लटका दिया गया। कलीमुचमीपुर में नागर नदी के किनारे गुड़गुड़ाते के पास सोहम के पेड़ की डाली से लटकती हुई खद्दर की झोली को दुलाचंद कामना ने हटा दी, मगर झोली का फीता अभी भी उसी में लटक रहा है। किसी दुखिया ने इसे चेथरिया पीर, जिस पेड़ को पीर समझकर चित्रा चलाते हैं, समझकर मनौती की, अपने आंचल का ये खूट फाड़ कर बांध दिया। मनोकामना पूरी हो तो नया चेतरा बांधूंगी, बहुत बड़ी आस लेकर और विश्वास के साथ वो गिरा बांध रही थी 2 चिथड़े। काली मुछी पर मठ पर चेतरिया पीर में किसी ने मनौता करके एक चिथड़ा और लटका दिया। तो इस तरीके से जो है मैला आंचल, लास्ट में देखिए बावन दास को मार दिया जाता है। इस तरीके से जो है कथानक का बहुत खराब अंत होता है। महत्वपूर्ण पंक्तियों में जो है महात्मा जो खुद मतलब मैला साफ करते, जहाँ सफाई रहती वहाँ का आदमी भी साफ रहता, मन साफ रहता, बालदेव कहते हैं। बुढ़ौती में तो आदमी की इंद्रियां शिथिल हो जाती, माया के प्रबल का घात नहीं संभाल सकता, इसलिए तो साधु ब्रह्मचारी लोग बुढ़ापे में ही माया के बस में हो जाते हैं। लक्ष्मी जाति बहुत बड़ी चीज, जात पात नहीं मानने वालों की भी जाति होती है। सिर्फ हिंदू कहने से पिंड नहीं छूटता। ब्राह्मण कौन, ब्राह्मण वो तो क्या, मूल कौन। भावुकता का दौरा भी एक खतरनाक रोग है। मायगे हम ना बिहाबे अपन गौरा के जो बुढ़वा होई जमाएगे, मैथिली लोकगीत।
अंग अंग आदमी सारी दुनिया का अंग अंग देखता है। उठ मेहनत दस अब होश में आ, जुल्म का नामो निशा मिटा। जमीन किसकी? जोतने वालों की। जो जोतेगा वो बोएगा, जो बोएगा वो काटेगा। कालीचरण। महंगी पड़े या काल हो, पर्व त्योहार तो मनाना ही होगा। आदमी की ऊपरी आमदनी है असल आमदनी। जिसके पास जमीन नहीं वो आदमी नहीं, जानवर। जानवर घास खाता, लेकिन आदमी तो घास खाकर नहीं रह सकता। कानून और कचहरी। कंपाउंड में पलने वाले कीट पतंगे भी पैसा मांगते हैं। विधाता की सृष्टि में मानव ही सबसे बढ़कर शक्तिशाली है। वेदांत भौतिकवाद, सापेक्षवाद, मानवतावाद, हिंसा से जर्जर प्रकृति रो रही है। इसमें फूल भी है, सूल भी है, धूल भी है, लेकिन गांव का पंचायत क्या, पुरनिया कचहरी के राम मोदी का दुकान, रामू मोदी का। सभी अपनी बात पहले कहना चाहते हैं, सब एक साथ बोलना चाहते हैं, बातें बढ़ती जाती है और असल सवाल बातों के बंडल में दबा जा रहा है। इस अस्पताल अभी तो मालूम नहीं हुआ, जब कुएं में डालकर गांव में हैजा फैला गया तो समझना सीखो। महात्मा जी खुद मैला साफ करते हैं। अंधा आदमी जब पकड़ता है तो मानो उसके हाथ में मगरमच्छ का बल आ जाता है। अंधे की पकड़ लाख जतन करो, मुट्ठी तस से मस नहीं होती, हाथ या लोहार की सरसी। गांव के लोग बड़े सीधे दिखते हैं। सीधे का अर्थ यदि अपड़ अज्ञानी और अंधविश्वास हो तो वास्तव में सीधे। जहां तक संसारी बुद्धि का सवाल है, हमारे तुम्हारे जैसे लोगों को दिन में 5 बार ठग लेंगे और तारीफ है कि तुम ठगी जाकर भी सरलता पर मुक्त हो जाओगे। तुम्हारे विद्यापति की गान हमारी टूटी जो पड़ी है, मेरी जिंदगी के मथुरस बरसा रहे। ओ कभी तुम्हारी कविता ने मचल कर एक दिन कहा था, चलो कभी बन फूलों की ओर। जवानी की सुंदरता आग लगाती है, बुढ़ापे की सुंदरता स्नेह बरसाती है। महंगी पड़े अकाल पर्व त्योहार तो मनाना ही होगा। और होली फागुन के महीने की बावरी बावरी, आसिन कार्तिक के मलेरिया और कालाजार से टूटे हुए शरीर में फागुन की हवा संजीवनी फूंक देती है। सरकार उदी को रंग देने से जेल की सजा होती है। डॉक्टर सरकारी आदमी, बाहरी आदमी, गांव का समाज का नहीं है। गावत गाधी रोक मनोहर, चरखा चलावे बाबू राजेंद्र, गुजल भारत अमराई रे, होरिया आई रे। बी जमाही इंसान हमारो जय प्रकाश जाय सो भाई, होरिया आई रे। अब ये मानने को तैयार है कि आदमी का दिल होता है, शरीर को चीड़ फाड़ कर, जिसे हम नहीं पा सकते। प्रत्येक इतिहास पर गौरव करने वाले युग में पले हुए व्यक्ति को अपने खानदान की ऐसी कहानी कहनी चाहिए जिससे वो उजाला दुनिया में चकाचौंध पैदा कर सके। धरती माता अभी भी स्वर्णांचला है। गेहूं की सुनहली बलियों से भरे हुए खेतों में पुरवैया हवा लहरें पैदा करती है। सारे गांव के लोग खेतों में मानो सोने की नदी में कमर में सुनहले पानी में सारे गांव के लोग क्रीड़ा कर रहे हैं। सुनहली लहरें, ताड़ के पेड़ों की पंक्तियां, झरबेरी का जंगल, कोठी का बाग, कमल के पत्तों से भरे हुए कमला नदी के गड्ढे। लड़की की जात बिना दवा दारू के आराम हो जाती। मौसी ने जब जुगल जोड़ी देखी तो उनके हाथ स्वयं ही आंचल के खोल पर चले गए। रोज डिस्पेंसरी खोलकर शिव जी की मूर्ति पर बेल पर चढ़ाने के बाद संक्रामक और भयानक रोगियों के फैलने की आशा में कुर्सी पर बैठे रहना, अथवा अपने बगले पर सैकड़ों रोगियों की भीड़ जमा करके रोग की परीक्षा करने के पहले नोटों और रुपए की परीक्षा करना, मेडिकल कॉलेज के विद्यार्थियों को पांडित की वर्षा करके अपने कर्तव्य की इतिश्री समझना और अस्पताल में कराते हुए गरीब रोगियों के रुदन को जिंदगी का एक संगीत समझकर उपभोग करना ही डॉक्टर का कर्तव्य नहीं है। एक असहाय औरत देवता के संरक्षण में भी सुख चैन से नहीं सो सकती। अरे जिंदगी है किरांती किरांती में बिकाए जा, दुनिया के पूंजीवाद को दुनिया से मिटाए जा। जात क्या है? जात दो ही, एक गरीब और अमीर की। डॉक्टर यहाँ की गरीबी और बेवसी को देखकर आश्चर्य होता है। वो संतोष कितना महान है जिसके सहारे ये वर्ग जी रहा है। आखिर वो कौन सा कठोर विधान है जिसने हजारों हजारों चीजों को अनुशासन में बांध रखा है? क्या करेगा ये संजीवनी बूटी खोजकर? उसे नहीं चाहिए संजीवनी। भूख और बेवसी से छटपटा कर मरने में अच्छा है मैलग्निस्ट मलेरिया से बेहोश होकर मर जाना। तिल तिल कर पुल पुल कर बनने के लिए उन्हें जिलाना बहुत बड़ी क्रूरता होगी। सुनते ही महात्मा गांधी ने कस से तड़पते हुए बछड़े को गोली से मारने की सलाह दी थी। नए संसार के लिए इंसान को स्वच्छ और सुंदर बनाना चाहते थे। डॉक्टर का रिसर्च पूरा हो गया, एकदम कंप्लीट। यहाँ का आदमी जीकर करेगा क्या ऐसी जिंदगी? पशु से भी सीधे है इंसान, पशु से भी ज्यादा खूंखार है ये पेट। यही इनकी बड़ी कमजोरी है। मौजूदा सामाजिक न्याय विधान ने इन्हें अपने सैकड़ों वस्तुओं में जकड़कर वातों में जकड़कर ऐसा लाचार कर रखा है कि चू तक नहीं करते। ये डॉक्टर तो सुनते हैं कि जर्मन वाला का आदमी, ज्योति जी ठीक कहते हैं, जर्मन वाला का सीआईडी सा लगता है। नागर को एक बहुत बड़ा गवाह बनाया गया है। दोनों देश वालों ने नागर नदी को सीमा रेखा मानी है। एक किनारा हिंदुस्तान, दूसरा पाकिस्तान। यवन ने दो आजाद देशों की, हिंदुस्तान और पाकिस्तान की ईमानदारी को इंसानियत के मजदूर ढंग में नाप लिया। नागर नदी के बीच में पहुंचकर पाकिस्तान के पुलिस अफसर साहब ने कहा, नदी में ही डाल दो, इनकी झोलियों को उस पार दरख्त से लटका दो। नागर की धारा हठात कलकत्ता उठी। सिपाही खजड़ों के पानी में फेंकते हुआ कहता है, डमरू बजा के रघुपति राघव गाते रहो। तुम्हारी किताबों ने मुझे बहुत कुछ सिखाया। मुझे कितना बड़ा सहारा मिला तुम्हारी किताबों से। लेकिन अब एक नई किताब चाहिए, पृष्ठ पृष्ठ में लिखा हो कमला। विश्वास करो, डरो मत। लेबोरेटरी के बारे में भी इसी तरीके से कहते हैं। सब वास प्रकृति, पुरुष, अन्नपिंड, मिट्टी और मनुष्य के शुभचिंतकों की छोटी सी टोली अंधेरे में टटोल रही। अंधेरे में वापस में टकराते हैं।
और बाकी कलमुद्दीपुर घाट पे चले पे में किसी ने मानत करके एक चित्र और लटका दिया, कैसे बावन दाश की मृत्यु होती है। तो कुल मिला के इतना यहाँ पे नोट समाप्त होता है। धन्यवाद।